नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर का नाम है थ्योरम। चूँकि ये थ्योरम से सवाल पूछा जाता है तो ना ही 1 नंबर के ना ही 2 नंबर के, सीधा सीधा 5 नंबर का पूछा जाता है। तो सोच सकते हैं कि थ्योरम पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का अगर मैथ में 5 नंबर कम आता है तो कितना अफसोस की बात है। लेकिन इस सीधा सीधा हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे कि 5 नंबर के सवाल को कैसे किया जाता है, ठीक है। और वो थ्योरम लेकर आए हैं थ्योरम नंबर 5, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5। साधारण प्रतिज्ञा इसका क्या है, ये किस पर आधारित है। ये सीधा सीधा हम लोग के भुज और कोण समरूपता पर आधारित है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज, थ्योरम नंबर 3, 4 पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें पढ़े होंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज के बारे में कैसे होता है समरूप, उसकी शर्त क्या होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी पढ़ना है। समरूपता ही सिद्ध करना है, बशर्ते इसमें किसी त्रिभुज के भुजा और भुजा यानी कि साइड एंगल, साइड की चर्चा किया है। यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, नहीं दो भुजा बराबर नहीं हो तो भुजा इसमें अनुपातिक होगा और कोण बराबर होगा। यानी दो त्रिभुज की एक दो भुजा का हो अनुपातिक होना चाहिए और कोई एक भुजा बराबर होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वह त्रिभुज आपस में कैसा है, समरूप है। तो ये बोलता है साधारण प्रतिज्ञा, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर है और अंतरित करने वाली कोण कैसा होना चाहिए, भुजा का अनुपातिक होना। देखिए ये थ्योरम पूछा है 2015 में, बिहार बोर्ड में पूछा है। तो ये भी सवाल भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे नहीं सवाल, ठीक है। ये थ्योरम है, ठीक है। ये सीधा सीधा इससे सवाल बनता है 5 नंबर में। थ्योरम है 12 थ्योरम, ये 9 थ्योरम की 8 थ्योरम है। कोई सा भी थ्योरम एक पूछ जाएगा 5 नंबर, इसीलिए आप लोग सारा थ्योरम के ध्यान में रखिए। ये जो बोलता है कि कोई त्रिभुज की चर्चा की है, ठीक है, और इसमें दो त्रिभुज हैं, मान लेते हैं। ये हमारा पहला त्रिभुज। अब यही त्रिभुज से एक और त्रिभुज बनाना है। ये लीजिए ए बी सी, इसको नाम है डी ई एफ। इसमें बोलता है कि दो भुजा ए और कोण कोई बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि एंगल ए एंगल डी के बराबर होता है। चीज़ ये हमारा साधारण प्रतिज्ञा में लिखा गया, वो तो साधारण प्रतिज्ञा, वही बात हमको दिया हुआ तो लिख सकते हैं कि दिया गया काची दिया है। इससे देखिए दिया है काची कि एंगल, मान लेते हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। एंगल ए बराबर किसका होगा, तो एंगल डी के, ये चीज़ हम लिख देते हैं। उसके बाद एंगल ए एंगल डी के बराबर है और इसका जो कोण को जो कोण बना रहा है, तो ए बी बना रहा है और ए सी बना रहा है इसमें, और इसमें कौन बना रहा है, डी ई बना रहा है और डी एफ बना रहा है। तो यही दोनों भुजा अनुपातिक हमको करना है। तो देखिए, तथा ये दिया है कि ए बी बटा कौन है, डी ई बराबर के ए सी बटा के डी एफ, ये चीज़ बोला है। तो ये मान लेते हैं कि ये हम, ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो इसको, ये हमको बात बोला है। अच्छा, सिद्ध काची करना है, ज़रा देखिए, सिद्ध जो हम लोग के करना है वो ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का, ठीक है। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का, ये चीज़ सिद्ध करना है। अच्छा, समरूप का सिद्धांत का कहता है, समरूपता यही कहता है कि भैया ये दोनों समरूप होगा तो इसका कोण, संगत कोण काची होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले से बराबर है, यानी कि एंगल बी एंगल ई के बराबर दिखा देना है और एंगल सी बराबर के एंगल एफ। मतलब इतना चीज़ हम लोग को सिद्ध करके दिखा देना है कि ये वाला कोण, ये जो बी पास कोण बन रहा है वही कोण हमारा ई पास बन रहा है, ठीक है। सी पास जो कोण बन रहा है वही कोण हमको ए पास बन रहा है। ये चीज़ अगर हम दिखा दिए सिद्ध करके तो ये हमारा थ्योरम सिद्ध हो जाएगा, यानी समरूप सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि समरूप का सिद्धांत कहता है कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो आपस में कैसा होना चाहिए, उसकी संगत कोण बराबर होना चाहिए। भुजा तो बराबर नहीं होता, भुजा अनुपातिक होता है, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। देखिए, अब सिद्ध करने से पहले हम इसमें कुछ रचना करते हैं,
ठीक है, लिखते हैं रचना में। रचना में क्या करना पड़ता है, इसे देखिए, इसमें जो बड़ा त्रिभुज है, जैसे ए बी एक बड़ा त्रिभुज, ये छोटा है, ठीक है, तो हम ए बी के भुजा को नाप ए डी ई के भुजा को नाप कर हम यहाँ पे कुछ काटते हैं। जैसे यहाँ पे काट लिए, मान के चलो पी काटते हैं, ठीक है, यानी जितना ए डी ई की लंबाई है उतना ही हम ए पी काटे हैं, और जितना डी एफ की लंबाई है उतना ही हम यहाँ पे क्यू काटते हैं और दोनों को मिला देते हैं। ये हमारा रचना होगी। लिखेंगे रचना में कि ए डी ई बराबर के ए पी काटते हैं, उसके बाद एक डी एफ बराबर ए क्यू काटते हैं और दोनों को मिला देते हैं, यानी कि पी से क्यू को मिलाया, पी से क्यू को मिला दिया, ठीक है। ये तो हम रचना किए। रचना करने के बाद अब हमको जो आता है प्रॉपर, जो प्रमाण मिलता है, ठीक है, नहीं उस पर चर्चा करते हैं। अब हमको सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध देखिए, ये तो रचना हो गया। सिद्ध करना यानी कि रचना हो गया, सिद्ध करना। अब सीधा सीधा हम लोग उठ के चलते हैं प्रमाण, जिसमें बोला है, ठीक है। देखिए प्रमाण क्या करना पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। प्रमाण में ये लेके चलिए कि त्रिभुज ए पी क्यू, ठीक है, तथा त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। प्रमाण हो गया। सिद्ध करना है तो ये चीज़ बात ध्यान में रखना कि पहले लिखाता है जो दिया रहता है वो, उसके बाद सिद्ध करना, उसके बाद रचना, उसके बाद प्रमाण, यानी कि हम लोग उत्पत्ति जो इसमें मिलता है। ये दोनों त्रिभुज की बात कर रहे थे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो हमारा एंगल ए और एंगल मिल रहा है, ठीक है। उसको लिखते हैं कि एंगल ए बराबर के एंगल डी है। ये बात हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये बात हम दिया हुआ था, ठीक है, दिया है कि इसमें कोई एक कोण बराबर है, जो बात यहाँ पे लिखे एंगल डी का। अच्छा, ए पी बराबर के डी ई, इसमें हम कर सकते हैं कि ए पी बराबर के डी ई, ठीक है। ये कहाँ से लिखें, तो ये लिखे रचना से। उसके बाद ए क्यू बराबर कौन था, तो डी एफ था। ये दोनों बात हम कहाँ से लिखें, तो रचना से लिखे। इसको लिख देते हैं, जो बात इसमें लिखना रहता है उसको रचना। यानी कि दोनों त्रिभुज में देखा जाए, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में तो कुछ ना कुछ हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यानी कि दो गो कोण और एक कोण और एक दो भुजा का चाहिए बराबर है, तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा होता है, सर्वांगसम हो गया। ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसा हो गया, सर्वांगसम हो गया। देखिए कैसे सर्वांगसम हुआ से समझते हैं। ये गो कोण बराबर है, ये वाला कोण ये इसके बराबर है, और ये वाला भुजा इसके बराबर है, और ये वाला भुजा इसके बराबर है। तो कहने का मतलब कि जब हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, यानी कि सारा गुण इसका मैच करेगा उसमें। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ए पी क्यू ये दोनों सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। कैसे हुआ है, तो ये होता है साइड एंगल साइड से, यानी कि दो भुजा बराबर है और एक कोण भी, ठीक है। तो समरूप हो गया, तो इसका मतलब है कि ये वाला सर्वांगसम हो गया, तो ये वाला कोण इसके बराबर मिलेगा। यानी कि अब हमारा मिल रहा है कि एंगल P जो है वो एंगल Q के बराबर है, सॉरी एंगल E के बराबर है, ठीक है। और एंगल P जो है एंगल Q, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट तो वहाँ माने, ये हो गया हमारा सेकेंड, समीकरण नंबर सेकेंड। उसके बाद एंगल Q जो है वो किसके बराबर दिख रहा है, तो एंगल ये F के बराबर। एंगल Q जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, तो एंगल F के बराबर। ये हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये हमारा निकल गया। आज पहले हम क्या किए, इसको सिद्ध करने से पहले हम ये वाला त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध किए। उसके लिए रचना करना है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, ठीक है। जब दोनों की कोण बराबर हो गया तब उसके बाद लेके चलेंगे दोबारा यहाँ से। दोबारा क्या करते हैं, ये जो बात हमारा दिया गया था, ठीक है ना, अब हम लेके चलते हैं दिया गया था, तो दिया था काची, ठीक है।
वहाँ से लेके चलते दिया गया था कि ए बी बटा के डी ई है, ठीक है। उसके बाद ए सी बटा के डी एफ है, ठीक है। इसको ज़रा हम कुछ लिखते हैं यहाँ, देखिए डी ई के जगह पर क्या चाहिए, तो डी ई के जगह पर हम रचना से लिख सकते हैं ए पी। तो ये हो गया हमारा ए बी बटा के ऊपर डी ई की जगह पर हम रचना में क्या लिख सकते हैं ए पी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बराबर में ए सी तो ए सी रहने दो। ये डी एफ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो डी एफ के बदले हम लिख सकते हैं ए क्यू। क्यों लिख रहे हैं ये देखिए, ए क्यू हो गया, ठीक है। अब इसको लिखे से क्या फ़ायदा है, से देखिए ये जो मिला हमारा बट्टा वाला चीज़, ठीक है ना, कि ए बी बटा के ए पी, तो ए बी ये पूरा हो गया और इतना से ए पी मिल रहा, ठीक है। उसके बाद ए सी बटा के ए क्यू मिल रहा है, तो मतलब एक ही त्रिभुज में इसका भुजा जो है रहा है वो अनुपातिक हो रहा है। यही त्रिभुज ने बात किया, त्रिभुज ए बी सी के तो बाहर नहीं जा रहा, त्रिभुज ए बी सी के अंदर ए बी बटा के ए क्यू और ए सी बटा के ए क्यू, इधर आ रहा है ए पी, उधर आ रहा है ए क्यू, ये दोनों अनुपातिक हो रहे थे। इसका मतलब ये थेल्स प्रमेय में होता था, थेल्स का विलोम में, कि यदि उसकी कोई भुजा अनुपातिक होता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेखा कैसा होगा, तो समांतर होता है, समांतर रेखा होता है। ये दोनों रेखा आपस में कैसा होता है, समांतर रेखा होता है, ठीक है। ये जो रेखा आपस में खिंचाएगा फिर ये दोनों आपस में समांतर माना जाता है। कैसे माना, देखिए कह रहा है कि ए बी बटा के ए पी, तो ए बी तो ये पूरा आ गया और ए पी इसी त्रिभुज की बात किया, ए सी और ए की, ये इसमें दो जो त्रिभुज बोल रहा है उसकी संगत भुजा अनुपातिक हो रहा है, तो इसका मतलब ये थेल्स प्रमेय का फॉलो कर रहा है, थेल्स का विलोम का। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए पी क्यू जो समांतर होगा वो किसके समांतर होगा, तो पी क्यू समांतर होगा बी सी के, ठीक है। क्यों समांतर, कैसे होगा, तो थेल्स का विलोम से। यहाँ पे लिख देते हैं थेल्स का विलोम, थेल्स जो प्रमेय था उसका विलोम से ये दोनों रेखा का हो गया, समांतर हो गया। तो हम लोग जानते हैं भैया कि जब कोई रेखा इससे दो आपस में समांतर है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा जाता है तो किसका संगत कौन का होना चाहिए, होता है बराबर होता है। तो बताइए कि जब ये दोनों रेखा समांतर है तो एंगल पी एंगल बी के बराबर होगा, अतः हम लिख सकते हैं कि एंगल पी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एंगल पी किसके बराबर है समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 में जो है वो एंगल ई के बराबर है, तो एंगल ई बराबर हो गया एंगल ई बराबर का हो गया एंगल पी। हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ई बराबर के एंगल बी, ठीक है। ये हो गया, इसको मान लेते ये, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इधर जरा बात करते हैं कि एंगल क्यू किसके बराबर होगा, तो एंगल एफ के बराबर होगा। तो एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। अब देखिए एंगल क्यू समीकरण 3 में का चीज किसके बराबर हो रहा है, एंगल एफ के बराबर। तो एंगल एफ बराबर हम लिख सकते हैं एंगल क्यू एंगल सी के बराबर। अच्छा गलत लिख दिया ना, यहाँ पे गलत हो गया, एफ नहीं होगा यहाँ पे, ये रेखा की बात किया ना, तो एंगल सी के बराबर। तो देखिए एंगल क्यू एंगल सी के बराबर है और ये हो जाएगा एंगल सी। तो यही तो हमको बराबर दिखाना था, ठीक है, यानी इसमें तीनों कोण के बराबर दिखा देना था। अब तीनों कोण बराबर देखिए, देखो एंगल पी जो है एंगल ए एंगल डी, तो ये तो दिया गया था, ये दोनों कोण के बराबर दिखा दी। उसके बाद ये वाला दोनों के कोण, यानी तीनों कोण बराबर हो गया। तो अतः हम लिख सकते हैं कैसा है, अतः त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी ये जो समरूप हो गया, त्रिभुज कैसा हो गया, त्रिभुज डी ई एफ के कैसे हुआ, तो ये जो कैसे सिद्ध हुआ, समरूप हमने कैसे सिद्ध किया, तो तीनों कोण बराबर हो गया ना, हाँ तीनों कोण, यानी क्या था, ये समकोणीय था, यानी कि एंगल से काजी के बराबर कर दिए, अर्थात ये हमारे समकोणीय होने के कारण ये सिद्ध होता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो थ्योरम नंबर 5 जो था बहुत ही आसान है, ठीक है ना, आप लोग इसको 2-3 बार बनाइएगा, क्योंकि थ्योरम ऐसा होता है कि जब तक हम बनावेंगे नहीं, खुद से नहीं करेंगे, तब तक कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो थ्योरम सीखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, पॉइंट ऑफ व्यू से कम 5 नंबर के बनता है सवाल, तो आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है ना। अब खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि हम सीख जाए, एग्ज़ाम आते एग्ज़ाम के पहले ही सीख जाना, ठीक है। कोई सा भी थ्योरम हो उसको जब तक खुद से 4-5 बार करिएगा तब तक दिमाग में बैठेगा नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट पे, बाकी